सो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 18th क्वेश्चन में दिया गया है कि इथाइल एसीटेट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन हमें दिया है कि एसिटिक एसिड इथेनॉल के साथ कंबाइन करके बना रहा है इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। राइट द कंसंट्रेशन रेशियो दैट इज रिएक्शन कोशेंट, क्या है ये मेंशन करना है। सेकेंडली इन्होंने यहां पर मेंशन किया है कि वाटर इज नॉट इन एक्सेस, तो पानी यहां पर सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं हो रहा है, तो एक्सेस में नहीं होगा तो वाटर की कंसंट्रेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड इंटू इथेनॉल। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये रिएक्शन कोशेंट के लिए एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। सेकेंड पार्ट, इफ वन स्टार्ट्स विद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम 1 मोल एसिटिक एसिड और 0.18 मोल इथेनॉल से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग में तो 0 होंगे। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा, तो जब धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा तो आप बोल सकते हैं कि 1 मोल में से x मोल कंज्यूम हो गए। यहाँ पर 0.18 में से भी x ही मोल कंज्यूम होंगे, क्योंकि 1 मोल एसिटिक एसिड हमेशा 1 मोल इथेनॉल से कंबाइन करता है, तो इसके अगर x कंज्यूम होंगे तो यहाँ पर भी x ही कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट में दोनों के x मोल्स जनरेट होंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि 0.171 मोल इथाइल एसीटेट बना, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0.171 मोल। तो x हमें पता है, तो ये चारों टर्म्स जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमें इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है, बट कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम भी रिक्वायर्ड होती है। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो दोनों में जब आप नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.171 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यह आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, यही कंसंट्रेशन होगी वाटर की, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इज 1 माइनस 0.171 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ 0.18 माइनस 0.171 डिवाइडेड बाय सॉरी नॉट x बट वॉल्यूम। अब क्योंकि दोनों में 2 वॉल्यूम टर्म्स ऊपर हैं 2 वॉल्यूम नीचे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.92। तो वॉल्यूम की यहाँ पर ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, तो के इक्विलिब्रियम हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब थर्ड केस में हमें डिफरेंट अमाउंट दिए गए हैं कि इथेनॉल 0.5 मोल है और 1 मोल एसिटिक एसिड है, और सेम टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देंगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेम टेम्परेचर पे हम एक नए अमाउंट्स के साथ रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, और तब हमारे पास 0.214 इथाइल एसीटेट इज फाउंड आफ्टर सम टाइम। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं पूछा कि इक्विलिब्रियम पे इतना बना, इन्होंने कहा आफ्टर सम टाइम, तो वो इक्विलिब्रियम पे हो भी सकता है, इक्विलिब्रियम से पीछे भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम से आगे भी हो सकता है। इसलिए आगे पूछा गया क्वेश्चन में कि हैज़ इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड, तो इक्विलिब्रियम आ गया कि नहीं आया है,
ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करने के लिए हम कंपेयर करेंगे रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो देखिए इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में वी हैव 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन में अगर हम QC अगर लिखते हैं तो इथेनॉल, अब देखिए यहाँ पर जो एस्टर है, एस्टर कितना दिया गया 0.214 मोल, वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है तो 0.214 एस्टर है। और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी होगी, या वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? देखिए सीधी सी बात है कि जब भी आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं, जितने मोल्स एस्टर के बन रहे हैं उतने ही मोल यहाँ पर वाटर के भी बन रहे हैं। तो अगर 0.214 मोल इथाइल एसीटेट है तो 0.214 मोल ही वाटर के भी होंगे, और डिवाइडेड बाय इथेनॉल कितना आपने स्टार्ट किया था 0.5, और देखिए 0.5 से स्टार्ट किया था तो x पार्ट उसका चला जाएगा, मीन्स 0.214 उसके कंज्यूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इथेनॉल बचेगा दैट विल बी 0.5 माइनस 0.214, और एसिटिक एसिड कितना बचेगा 1 माइनस 0.214। ठीक है, तो बस यही आपने करना है यहाँ पे कि इनिशियली आपको 1 और 0.18 मोल दिए थे, अब आपको 1 और 0.5 मोल दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर लिखना चाहें तो ये 1 माइनस एक्स ही है, और ये 0.5 माइनस एक्स, या इसको आप x1 ले लें, इसको भी x1 ले लें, यहाँ x1 होगा, यहाँ x1। तो इस तरह से आप थर्ड केस के लिए रिएक्शन लिख सकते हैं, और x1 आपको दिया गया है 0.214 मोल्स। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए जो QC की वैल्यू है रिएक्शन कोशेंट, ये आता है 0.204। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये आपका रिएक्शन कोशेंट है। तो वी कैन सी दैट QC रिएक्शन कोशेंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटा है रिएक्शन कोशेंट, इसका मतलब कि रिएक्शन इज हैज नॉट रीच्ड इक्विलिब्रियम येट। तो अभी तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, a sample of pure PCl5 was introduced in an evacuated vessel। evacuated vessel means जो कि पहले से बिल्कुल खाली था, उसमें कोई एयर कोई गैस कुछ भी नहीं था। टेम्परेचर हमें मेंशन किया गया है, इक्विलिब्रियम जब आ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 was found to be 0.5 into 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। Kc की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। अब PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशंस पूछी गई हैं। तो देखिए रिएक्शन इज PCl5 गैसियस डिकम्पोज होता है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस में। तो इनिशियली कितना अमाउंट हमें दिया गया था यहाँ पे t=0 पे, उसका तो हमें कोई आइडिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक PCl5 एक ही मोल PCl3 जनरेट करता है और एक ही मोल Cl2 जनरेट करता है। इसका मतलब जितना PCl3 बनेगा उतना ही Cl2 बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियल अमाउंट यहाँ पर जो भी रहा हो, फाइनली यहाँ पर कितना है, t=0 मान लेते हैं। यहाँ पर ये A कंसंट्रेशन इसकी थी, A मोलर, और एट इक्विलिब्रियम PCl5 की कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर लीटर मोलर। और अब जितना भी PCl5 कंज्यूम हुआ होगा, सपोज उसका x मोलर कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी, तो यहाँ भी कितने बनेंगे x, और Cl2 भी x मोलर होगा। तो पॉइंट ये कि फाइनल PCl5 की कंसंट्रेशन जो भी है, PCl3 और Cl2 दोनों ही बराबर बनेंगे, तो दोनों को हम x ले सकते हैं।
Kc की वैल्यू दी गई है, तो Kc इज कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 दैट इज x मोलर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 दैट इज ऑल्सो x डिवाइडेड बाय 0.05। और यूनिट्स क्या होंगे यहाँ पे, ऊपर कंसंट्रेशन की 2 टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, तो यूनिट होंगे इसके मोल पर लीटर। तो ये जो Kc की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 0.05, ये दिया गया है 8.3 इंटू 10⁻³ से। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा x इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.02। तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 यहाँ पर कितनी है, 0.02 मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 भी कितनी है, सेम 0.02 मोलर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज द रिडक्शन ऑफ iron 2 ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव आयरन मेटल एंड CO2। तो रिएक्शन दिया गया है आयरन ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आर इन इक्विलिब्रियम विद आयरन सॉलिड प्लस CO2 गैस, और Kp यहाँ पर हमें दिया गया है 0.265 एटमॉस्फेयर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। What are the equilibrium partial pressures of CO and CO2 if the initial partial pressures are given? तो देखते हैं T इज इक्वल टू 0 पे। अब सॉलिड का तो कोई प्रेशर नहीं होता, तो सॉलिड के लिए आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इनिशियल पार्शियल प्रेशर कितना है, 1.4 एटमॉस्फेयर, और CO2 का कितना है, 0.80 एटमॉस्फेयर। अब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो इनिशियली हमें क्या दिया गया है, ये दोनों सॉलिड में प्रेजेंट हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट हैं। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा? तो सबसे पहले अगर आप ये डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते कि 1.4 माइनस पी और 0.8 प्लस पी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप विल बी, फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट दिस स्टेज, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सो वी विल कंपेयर रिएक्शन कोशेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो कोशेंट यहां पर देखिए QP हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अभी कितना है, देखिए सॉलिड को तो काउंट आपने करना नहीं है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर उसके 0 होते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 0.80, रिएक्टेंट में 1.4, तो जो Q की वैल्यू है दैट इज 0.571। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहां जो उन्होंने Kp की वैल्यू दी गई है रिएक्शन में, वो इतने ATM दी गए, पर क्या आपको लग रहा है कि Kp के यूनिट्स ATM में आएंगे? क्योंकि प्रोडक्ट में देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी। प्रोडक्ट में हमारे पास एक गैस मोल है, रिएक्टेंट में भी एक गैस मोल है, तो 0.80 ATM डिवाइड बाय 1.4 ATM, तो Kp के यूनिट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई गेस दैट शुड बी अ मिस्टेक। तो Q हमने यहाँ कंपेयर कर लिया, तो यहाँ बोल सकते हैं कि एज QP इज कितना है, देखिए ज़्यादा है, ग्रेटर देन Kp, क्योंकि 0.57 है, 0.265 है। तो अगर हम ऑलरेडी आगे हैं इक्विलिब्रियम से, रिएक्शन प्रोसीड्स बैकवर्ड्स, रिएक्शन पीछे आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो अब जब पीछे आएगा तो अब लिखेंगे हम 0.80 माइनस पी,
और यहाँ 1.4 प्लस पी। तो अब इस कंडीशन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमारे पास जो के पी की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.8 माइनस पी डिवाइड बाई 1.4 प्लस पी, और के पी दिया गया है 0.265। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आप फाइनली मिलेगा आपको P इज इक्वल टू 0.34 ATM अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम कितना है, 1.4 प्लस पी, दैट इज 1.734। then partial pressure of CO2 at equilibrium कितना हो जाएगा, 0.8 माइनस पी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.46 ATM। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी कि आपको जो भी इनिशियल कंडीशन दी गई हैं वो आपको कंफर्म करनी है कि आप इक्विलिब्रियम से आगे हैं रिएक्शन में या ऑलरेडी इक्विलिब्रियम से पीछे हैं। तो जो डायरेक्शन होगी कि प्रोडक्ट पीछे की तरफ आएंगे रिएक्ट करके या रिएक्टेंट आगे जाएगा, तो वो हम डायरेक्शन बिना इस कंपैरिजन के नहीं कर सकते। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको दिया गया है अमोनिया गैस के लिए, N2+3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस, और यहाँ पर Kc की वैल्यू दी गई है, देखिए Kc मेंशन किया गया है 0.061। अब Kc के यूनिट्स यहाँ पर क्या होंगे, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 कंसंट्रेशन हैं, रिएक्टेंट में हमारे पास 4 हैं, तो 2 डिवाइड बाई 4 दैट इज मोल पर लीटर रेज़ टू पावर -2, दिस विल बी द यूनिट। तो हमेशा एक आदत बना लीजिए कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट कैलकुलेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट करने ही हैं, चाहे क्वेश्चन में दिया गया है चाहे नहीं दिया गया है। ठीक है, उससे एक अच्छी आदत आपकी बनी रहेगी। अब एट अ पर्टिकुलर टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, तो किसी भी टाइम पे इन्होंने रिएक्शन मिक्सचर की कॉम्पोजिशन चेक की, तो एट t इज इक्वल टू टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास N2 कितना है, 3 मोलर, 3 मोलर है, 2 मोलर है H2 और NH3 है 0.5 मोलर। अब वही बात आ गई कि इन्होंने इनिशियली बता दिया कि हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन थी। अब क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या उससे पीछे है या उससे आगे है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे QC कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 क्यूब। तो यहाँ पर QC की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.0104 एंड हेयर QC क्या है, लेस देन KC, क्योंकि 0.061 है, हेंस रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ ठीक है, रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि Q और K आपस में बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, तो रिएक्शन दिया गया 2 ब्रोमीन मोनोक्लोराइड गैसियस इक्विलिब्रियम में है Br2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस के साथ, और Kc मेंशन किया गया है 32, 2 मोल्स हैं दोनों तरफ, तो यूनिट्स इसके नहीं होंगे। टेम्परेचर दिया गया है, इफ इनिशियली प्योर BrCl इज प्रेजेंट एट अ कंसंट्रेशन, इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन दी गई है 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोलर
और ये दोनों 0 हैं। तो एट इक्विलिब्रियम क्या करेंगे हम 3.3। अब क्योंकि ये स्टार्ट ही हुआ है रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉरवर्ड ही जाएगा। तो इससे हम कम कर देते हैं यहाँ पर, देखिए 2 मोल्स हैं तो 2x कम कर देते हैं, और इसके 2 मोल डिसोशिएट होने के बाद Br2 का सिर्फ 1 मोल बना रहे हैं। तो अगर 2x कम होंगे तो यहाँ सिर्फ x बनेगा दोनों में, तो ये x मोलर कंसंट्रेशन होंगी। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या है, Br2 की कंसंट्रेशन इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय BrCl²। ठीक है, यूनिट्स हमने देख लिया कि यूनिट्स यहाँ पर नहीं होंगे, तो दैट इज x² डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 32। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फाइनली सॉल्व करने के बाद यू विल गेट ऑन सॉल्विंग वी गेट x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ तो x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर BrCl की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी है 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, तो ये आ जाएगा फाइनली 3.0 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। और कंसंट्रेशन ऑफ Br2 एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हैं किसके, x के, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। 23 एट 1127 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, तो प्रेशर आपको ऑलरेडी डिफाइंड है। गैसियस मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड कार्बन, तो रिएक्शन इज कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैसियस, इक्विलिब्रियम में है 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस के साथ। और यहाँ पर P इक्विलिब्रियम कितना है 1 atm के इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिला के 1 एटमॉस्फेयर है इक्विलिब्रियम पे। सॉलिड का तो कोई प्रेशर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब इन्होंने कहा है इक्विलिब्रियम पे जो गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, सिर्फ गैसियस मिक्सचर, उसमें 90.55% सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है। इट मीन्स इन 100 ग्राम गैसियस मिक्सचर, अगर हम 100 ग्राम ले लेते हैं तो हमारे पास 90.55 ग्राम क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बाकी का जो बचा वो क्या होगा 9.45 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 100 ग्राम मिक्सचर आपको कंप्लीट करना है तो 2 ही कंपोनेंट्स हैं। अब क्योंकि हमें दोनों गैसेस के वेट्स पता लग गए, अब आगे क्या करना है, तो इस रिएक्शन में आगे हमें कैलकुलेट करना है Kc, और Kc के लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए, पर यहां तो बात प्रेशर में की गई है। तो अगर हम इस वेट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दें और नंबर ऑफ मोल से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रेशर 1 दिया गया है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो देखिए फाइनली हमें निकालना Kc है, पर डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, और प्रोडक्ट में 2 मोल है, रिएक्टेंट में 1 मोल है, तो ऐसा भी नहीं है कि वॉल्यूम्स कैंसिल हो जाएंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम Kp कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे Kp इज इक्वल टू Kc RT⁻∆n। ठीक है, तो Kp के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस के। तो यहां से हम निकाल देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 90.55 डिवाइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 28, दैट इज 3.23 मोल्स, और मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे 9.45 डिवाइड बाय
44 दैट इज 0.215 मोल। अब यहां पर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू x ऑफ CO इंटू टोटल प्रेशर। ये सिंपल फॉर्मूला है कि किसी भी कंपोनेंट का, किसी गैस के मिक्सचर में कितने भी कंपोनेंट्स हों, हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली जो पार्शियल प्रेशर है CO का दैट इज 0.94 ATM, और इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो वो आएगा x ऑफ CO2 इंटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे अब एक बार आपने ये x कैलकुलेट कर लिया CO का, तो CO2 का कितना होगा 1 माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि सारी मोल फ्रैक्शन मिला के हमेशा 1 होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर कितना आ जाएगा, क्या हमें कैलकुलेट करने की इसको ज़रूरत है, इसको हम एग्जैक्ट लिख सकते हैं, दिस विल बी 0.938, तो ये आ जाएगा 0.062 ATM। तो ये हमने जस्ट आपको दिखाने के लिए सॉल्व किया है, अदरवाइज हमें पता है कि टोटल प्रेशर 1 है। अगर एक कंपोनेंट का 0.938 होगा तो दूसरे का तो ऑटोमेटिकली 1 माइनस 0.938 होगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप 1 से माइनस करेंगे तभी वो वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, बट दिस इज द प्रोसीजर। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास Kp कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो Kp की वैल्यू कैलकुलेट करने पे इज अराउंड 14.19। देन वी विल यूज द फॉर्मूला Kp इज इक्वल टू Kc, दैट 14.19 इज इक्वल टू Kc और R। अब यहाँ पर हम ATM में यूज कर रहे हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0821 और टेम्परेचर कितना दिया गया है यहाँ पर 1127। प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल है, रिएक्टेंट में 1 है, तो डेल्टा एन जी इज 2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करके फाइनली Kc विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.154। नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन। यहां पर रिएक्शन दिया गया है NO गैसेस प्लस हाफ O2 गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद NO2 गैसेस। अब क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में डेल्टा G नॉट। ठीक है, डेल्टा G नॉट क्या होता है, डेल्टा G नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब प्रोडक्ट का गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट्स का गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा G नॉट रिएक्शन पूरे के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, अब ये जो वैल्यूज आपको तीनों दी गई हैं ये पर मोल हैं। ठीक है, तो अगर 1 मोल के लिए इतनी वैल्यू है तो 2 मोल के लिए डबल हो जाएगी, तो आपको नंबर ऑफ मोल से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट में तो NO2 का 1 ही मोल है, तो ये हो जाएगा डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2, प्रोडक्ट में 1 ही है, माइनस अब रिएक्टेंट में क्या है, देखिए एक तो NO है गैसेस 1 मोल है, तो आ जाएगा डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस O2 का कितना मोल है, हाफ, पर O2 के लिए वैल्यू ऑलरेडी 0 है, बट स्टिल अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हाफ मोल है, तो हाफ
इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ O2। तो O2 के लिए 0 क्यों है? क्योंकि O2 अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है यहाँ पे, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है। और इसमें ये अच्छा क्वेश्चन तब हो सकता था अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन नहीं करते, आपको सोचना पड़ता कि O2 के लिए क्या होगा वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट। तो NO2 के लिए वैल्यू कितनी है? 52.0 किलो जूल पर मोल, माइनस NO के लिए वैल्यू 87.0 दैट इज किलो जूल पर मोल। तो जो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन है दिस ओवरऑल इज -35 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम दिस। तो सिंपल है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, क्या क्या डेटा हमारे पास दिया होना चाहिए? सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन किया गया है, डेल्टा जी दिया गया है, कोई नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेल्टा जी, तो हमारे पास क्या क्या है? डेल्टा जी है, टेम्परेचर है और केसी हमें निकालना है, ये दो गिवन है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इन तीनों को यूज़ करता हो, इन तीनों टर्म्स को? वो फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, तो उसको हम केसी लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, तो -35 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो जूल है, इतने जूल पर मोल इज इक्वल टू -2.303 R की वैल्यू। अब R की वैल्यू क्योंकि हम जूल्स में ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर इज 298 इंटू लॉग ऑफ केसी। तो फाइनली सॉल्व करने पे, एंटी लॉग लेने पे केसी आ जाएगा आपका 1.36 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल। अब इसका मतलब क्या है? इससे हम क्या और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, मतलब जो रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवरेबल, कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है क्योंकि केसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएंगे और प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो इट इज़ अ प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन। 25th क्वेश्चन, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम जब हम डिक्रीज इन प्रेशर करते हैं बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम? तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो देखिए PCl5 गैसेस, PCl3 गैसेस प्लस Cl2 गैसेस। ली चैटलियर प्रिंसिपल को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि IIT में या किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ही अकेला टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में जिसके ऊपर एक अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट साइड में कितने मोल हैं? 1 मोल। प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं। अब क्या हो रहा है? हम वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि होगा क्या। अब अगर आप इसका Kp लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक कंटेनर था, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं कि इस प्रिंसिपल में होता क्या है।
ये कंटेनर था जिसमें हमारे पास एक पिस्टन अरेंजमेंट है। सडनली हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज्ड। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने से होगा क्या, यहां पर क्या क्या था, पहले PCl3 था, Cl2 था और PCl5 है। तो पहले किसी का भी अगर आप प्रेशर देखो, किसी का भी प्रेशर, चाहे PCl3 का, Cl2 का या PCl5 का, वो प्रेशर किससे आप कैलकुलेट करोगे, किस फॉर्मूला से, P = nRT/V, इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अब देखिए जब मैंने वॉल्यूम इसका बढ़ाया है, नंबर ऑफ मोल्स क्या चेंज हुए यहां पे, नहीं, N इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, R कांस्टेंट है, तो ये nRT तो कंप्लीट सेम रहेगा पहले जैसा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुए, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो एज वॉल्यूम इंक्रीजेज द पार्शियल प्रेशर, तो ये पार्शियल प्रेशर चाहे आप PCl3 का कैलकुलेट करें या Cl2 का या PCl5 का, सबके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स विल डिक्रीज, तो सबके पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब Kp पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल तब यूज करना है अगर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो पहला पॉइंट है कि क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो हम कैसे दिखेंगे कि ये Kp की वैल्यू मीन्स ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि Kp तो देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, वो तो चेंज नहीं होती, बट उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो ये वैल्यू देखिए डिक्रीज करेगी। अब पार्शियल प्रेशर जो है वो तो सबके बराबर से अमाउंट से डिक्रीज करेंगे। अगर मान लीजिए वॉल्यूम को मैंने डबल कर दिया, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, मान लीजिए इसका प्रेशर इनिशियल जो था वो 10 था, ये 4 है और ये भी 4 है। अब इस पॉइंट पे आपका Kp कितना होगा, 16 डिवाइड बाय 10, 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, 1.6। अब मैंने क्या किया, सडनली वॉल्यूम को कर दिया डबल। जब वॉल्यूम डबल हो जाती है तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ, सबका हाफ हो जाएगा। तो P फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब अगर आप Kp, क्योंकि अभी ये डिस्टर्ब हो चुका है तो अब Kp की बात नहीं करेंगे, हम Q की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या ये 1.6 है, नहीं है, ये क्या हो जाएगा 0.8। तो इसका मतलब कि आपका रिएक्शन कोशेंट डिस्टर्ब हुआ। अगर डिस्टर्ब नहीं होता तो Q और Kp बराबर होने चाहिए इक्विलिब्रियम पे, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये सबसे पहले आपको कंफर्म करना है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां से आप देखेंगे कि जो डिफरेंस आता है वो तो सभी कंपोनेंट्स में बराबर आता है, तो यहां दोनों में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहां भी प्रेशर कम होगा। अब ज्यादा नुकसान कहां हो रहा है, प्रेशर का ज़्यादा नुकसान वहां होगा जहां ज़्यादा गैसेस कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि इसका भी नुकसान हो रहा है, प्रेशर इसका कम हो रहा है, इसका भी नुकसान हो रहा है। तो दो लोगों का यहां पर नुकसान हो रहा है प्रेशर में, यहां सिर्फ एक का हो रहा है, तो ज़्यादा नुकसान फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए रिएक्शन को कहाँ जाना चाहिए, फॉरवर्ड, क्योंकि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड जाने पे 1 मोल कंज्यूम होता है और 2 मोल बनते हैं। तो एक चीज़ कंज्यूम हो गई, 2 नए बन गए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि एक पार्टिकल कम हो रहा है पर 2 पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, तो एक पार्टिकल आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम भी बढ़ेगा। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर सडनली कम हुआ था ये बढ़ जाएगा।
ओके, तो ये सारी जो आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, ये इसको अच्छे से समझने के लिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ाने पे ओवरऑल प्रेशर कम हो जाएगा, और ओवरऑल प्रेशर कम जो हो गया है उसको दोबारा बराबर लाने के लिए, बढ़ाने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाए जहां पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकते हैं। तो जो ओवरऑल प्रेशर था पी टोटल वो कम हो गया। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो आप, पी किस पे डिपेंड करता है, एन, आर, टी और वी पे। वॉल्यूम तो हमने चेंज कर दिया है, उसको तो वापस चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एन ही बढ़ा सकते हो ना। तो एन बढ़ाने के लिए कहाँ जाएंगे हम, उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो फॉरवर्ड जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा मोल्स बनेंगे, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा, तो फाइनली फिर से Kp 1.6 या Q 1.6 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कहाँ जाता है भाई, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। देखिए तो हम फर्स्ट केस में हम क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। ठीक है, अब इस पे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। मान लीजिए H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स यू 2HI। यहां पर भी हमने यही किया, क्या कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर तो कम हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब बोलोगे कि भाई यहां भी नुकसान हुआ है। अब अगर उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो पहले ये देखिए क्या आपका Kp डिस्टर्ब हुआ है। देखते हैं, मान लीजिए पहले प्रेशर यहाँ 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 था और यहाँ 6 था। तो इनिशियल हम Kp निकाल सकते हैं, 6 × 6 36 डिवाइड बाय 16। ठीक है, या एक इजी सी वैल्यू ले लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करना चीज़ों को। यहाँ भी मान लीजिए 4 है, तो क्या हो जाएगा ये 16 डिवाइड बाय 16, 1 हो गया। अब जब आपने वॉल्यूम को इज डबल्ड, वॉल्यूम को डबल कर दिया, प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब दोबारा कैलकुलेट कर लो, 2 × 2 4 डिवाइड बाय 4, फिर से 4 डिवाइड बाय 4, क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, हमें इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू से। अगर Kp आपका 1 है तो 1 आपका 16/16 करके भी आ सकता है, 100/100 करके भी आ सकता है, 4/4 करके, कोई भी वैल्यू। तो इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर यह मत बोलना कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, यहां प्रेशर चेंज हुए पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। यहां पर हुआ था, यहां पर Q की वैल्यू डिफरेंट हो गई थी, यहां नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि देखो रिएक्टेंट में 2 मोल हैं गैस के, प्रोडक्ट में भी 2 ही मोल हैं गैस के। 2 लोगों का नुकसान यहां हुआ, 2 ही लोगों का नुकसान वहां हुआ, और नुकसान तो बराबर हो रहे हैं। अब जितना नुकसान रिएक्टेंट में हुआ उतना ही तो प्रोडक्ट में हुआ, तो दोनों लेवल तो बराबर है ना नुकसान के मामले में। तो ये इसकी मदद तो नहीं कर सकता। यहां पर क्या था, प्रोडक्ट साइड ज़्यादा नुकसान था, इसको कम था, तो इसने थोड़ा सा उसकी मदद कर दी, तो थोड़े से इसके मोल टूट के आगे चले गए। पर यहाँ तो दोनों तरफ बराबर नुकसान हो रखा है। ठीक है, तो इसीलिए ली चैटले प्रिंसिपल में बच्चे रट लेते हैं कि जब डेल्टा Ng 0 होता है, ठीक है, डेल्टा Ng 0 होता है तो प्रेशर बढ़ाने घटाने का कोई, या वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनर्ट गैस को ऐड करने पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे
उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि के की वैल्यू तो उतनी रह रही है, अफेक्ट नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड। तो अगर ये आपको ऑप्शन आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? इस केस में आप इमेजिन कर लेंगे कि मान लो हमने वॉल्यूम डबल कर दिया, हाफ कर दिया, और दोबारा उसके लिए के कैलकुलेट करेंगे और वो सेम आएगा, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है, तो ली चैटले प्रिंसिपल लगाने की या सिस्टम को आगे पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए सेकंड पार्ट। तो आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नाउ आई विल इरेज ऑल दिस। अब देखिए सेकंड पार्ट। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब यहाँ पर भी क्या किया हमने? वॉल्यूम को बढ़ा दिया, प्रेशर, तो वॉल्यूम इंक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज। अब क्या केपी पे फर्क पड़ेगा? लिखिए इसका केपी क्या है। सॉलिड का तो प्रेशर कोई काउंट नहीं होता, तो 1 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि डेल्टा एन जी तो यहाँ पर जीरो नहीं है। ठीक है, केपी इज इक्वल टू 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो सिस्टम का, वो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही है, क्योंकि और तो कोई गैस है ही नहीं, तो प्रेशर ऑफ CO2 ही टोटल प्रेशर है। अब जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी ये प्रेशर कम होगा। अब ये प्रेशर कम होगा तो ये के की वैल्यू या जो आप बोलते हैं क्यू, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कम हो रही है तो ये बढ़ जाएगा। अब तो Q इज ग्रेटर देन KP चला गया ना। ये मत लिखना कि नया KP पुराने KP से बड़ा होता है। K कभी चेंज नहीं होता टेम्परेचर के बिना, जो चेंज हुआ है आपका वो Q है, तो Q बड़ा हो गया। अब Q जब बड़ा हो जाता है KP से तो रिएक्शन कहाँ जाता है? रिएक्शन गोज बैकवर्ड। क्यों जा रहा है बैकवर्ड? क्योंकि प्रेशर में नुकसान हुआ। अब उसको पूरा कैसे करोगे? प्रेशर बढ़ा के। कैसे बढ़ाओगे प्रेशर? P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। वॉल्यूम को छेड़ना नहीं है, हमने ऑलरेडी वो बढ़ा रखा है। टेम्परेचर को नहीं चेंज कर सकते, R को नहीं चेंज कर सकते, N ही बढ़ा सकते हो ना। किसके N बढ़ाओगे? कैल्शियम ऑक्साइड के या कैल्शियम कार्बोनेट के? उसके बढ़ाओगे जिसका प्रेशर है। सॉलिड का तो प्रेशर ही नहीं होता, तो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बढ़ाओ। कब बढ़ेंगे? जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वो कब बनेगी? जब रिएक्शन पीछे आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट में प्रेशर का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कोई प्रेशर था ही नहीं। रिएक्टेंट में प्रेशर का नुकसान हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए रिएक्शन पीछे आएगा और गैस बनाएगा, और गैस बनेगी तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल क्या हो रहे हैं? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज। अब सी ऑप्शन देखते हैं। 3 आयरन सॉलिड प्लस 4 H2O गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद Fe3O4 सॉलिड प्लस 4 H2 गैसेस। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? देखो सॉलिड है, इसका कोई रोल नहीं है, सॉलिड है, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर 4 मोल गैस के हैं, यहाँ भी 4 मोल गैस के हैं। डेल्टा Ng क्या है? 0। सो एनी चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम वोंट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ये वही केस है H2 प्लस I2 वाला, क्योंकि 4 लोगों का नुकसान यहाँ होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो 4 लोगों का प्रेशर नुकसान यहाँ होगा। जब दोनों तरफ बराबर बराबर नुकसान है तो दोनों खुश हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं तो दोनों खुश हैं कि दोनों तरफ बराबर नुकसान हो गया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, क्योंकि रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ली चैटलिए प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ना है आपको, उसको समझना है
और उसमें रटने का काम मत करना, जो एक टेबल सा दिया रहता है बहुत सारी बुक्स में कि डेल्टा एन जी 0 है तो ये होगा, नेगेटिव है ये होगा, पॉजिटिव है ये होगा, उसको समझना है। क्योंकि बिना समझे आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम तो सोचिए भी मत आप उसका ली-चैटली प्रिंसिपल सॉल्व कर पाएंगे अगर एक अच्छा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब उल्टा कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, और बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। तो फर्स्ट केस, अब देखो क्या किया हमने यहां पर, प्रेशर को बढ़ा दिया है। अब प्रेशर फालतू का बढ़ा दिया आपने। यहां पर कितने मोल थे गैस के, 2 मोल, यहां पर कितने, सिर्फ 1 मोल है। प्रेशर बढ़ा दिया ना, जो बिना बात के बढ़ा दिया उसको कम करना पड़ेगा, क्यों, इक्विलिब्रियम पे एक पर्टिकुलर के की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ाओगे तो जितना इसका बढ़ेगा उतना इसका भी तो बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट साइड हम देख सकते हैं कि 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में सिर्फ 1 मोल है, तो प्रोडक्ट में प्रेशर का ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है, रिएक्टेंट में उतना नहीं आ रहा, तो दोनों बराबरी पे नहीं है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा बढ़ा है प्रेशर, इसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड जाता है तो 2 मोल कंज्यूम होते हैं और 1 मोल बनता है, तो नुकसान हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स में, तो प्रेशर कम होगा। तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड। प्रूव करना है तो कर लेते हैं। केपी कितना होगा, वही मान लो प्रेशर की वैल्यूज यहाँ पे, इसकी वैल्यू मान लो 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, इनिशियल, तो केपी कितना आ जाएगा, 2 × 2 डिवाइड 4, ये 1 आ गया। अब फाइनल, मान लो कि वॉल्यूम जो था इज हाफ कर दिया वॉल्यूम को हमने, तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। इसका प्रेशर 8 हो गया, ये प्रेशर 4 हो गया, ये प्रेशर 4 हो गया। अब नया जो क्यू लिखेंगे हम, वो कितना आएगा, 2 आ गया, बढ़ गया ना। तो क्यू बड़ा हो गया किससे, केपी से, तो क्यू इज ग्रेटर देन केपी, इसलिए रिएक्शन गोज बैकवर्ड। तो प्रूव भी कर सकते हैं। सेकंड, अब देखो यहां पर ये इक्विलिब्रियम साइन है, रिएक्टेंट में कितने गैस हैं, 3, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, तो जितना नुकसान या फायदा यहां होगा उतना ही यहां पर भी होगा। तो डेल्टा एन जी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज। तीसरे वाले में क्या होगा, ये सॉलिड है, इसका कोई मतलब नहीं है। रिएक्टेंट में कितने मोल हैं, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, यही केस हो गया कि प्रोडक्ट में 2 का प्रेशर बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट में सिर्फ 1 का ही बढ़ा, तो रिएक्टेंट वाले को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ ना, तो इसका थोड़ा सा ये बैकवर्ड जाएगा ताकि इसके मोल भी बढ़ें। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। फोर्थ में रिएक्टेंट साइड कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर 3 है, यहां पर सिर्फ 1 है। अब प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्टेंट साइड ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट से थोड़ा सा ही बढ़ा, तो रिएक्टेंट वाले को हेल्प करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। यहां पर रिएक्टेंट में कोई मोल नहीं गैस का, सिर्फ प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में है, अब इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पर जो Kp है वो तो प्रेशर ऑफ CO2 ही है, और जैसे ये प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि Q की जो वैल्यू है वो Kp से बड़ी हो जाएगी, तो ये बैकवर्ड जाएगा। फोर्थ में कितने मोल्स हैं गैस के, 5 + 4 9, यहाँ कितने हैं, 6 + 4 10, प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट में उतना नहीं बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट को हेल्प करने के लिए कहाँ जाएगा, ये बैकवर्ड्स। ठीक है, क्लियर।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 1.6 इंटू 10⁵ एट 1024 केल्विन. तो रिएक्शन दिया गया है H2 गैसेस प्लस 10 Br in equilibrium with 2 HBr gases. तो कैलकुलेट फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इफ 10 बार ऑफ HBr. अब देखिए K दिया गया है आपको 1.6 इंटू 10⁵. ठीक है. अब प्रॉब्लम यह है कि ये मेंशन नहीं करते कि Kp दिया है, Kc दिया है, दिया क्या है, क्योंकि यूनिट्स तो नहीं होंगे, क्योंकि डेल्टा एन जी यहाँ पर 0 होगा. ठीक है. तो ना प्रेशर के Kp के यूनिट कोई होगा, ना कोई Kc का यूनिट होगा. तो फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इफ 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, इनटू अ सील्ड कंटेनर. चलिए यहाँ पर 10 बार ले लेते हैं प्रेशर. तो P इनिशियल जो है इन दोनों का 0 लेते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं 10 बार. तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये 10 से थोड़ा कम हो जाएगा, 10 माइनस P हो जाएगा, ये P ही बनेगा. नहीं, ये P नहीं बनेगा. यहाँ 2 मोल इसका 1 मोल और इसका 1 मोल जनरेट करें. तो यहाँ पर अगर 2P कम करते हैं तब जाके यहाँ P और यहाँ पर P बनता है. तो यहाँ पर फाइनल. तो करना क्या है यहाँ पे हम, अब क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम जैसा तो कुछ दिया नहीं है, तो सिर्फ प्रेशर्स की बात हो रही है, तो ये Kp ही होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट. तो Kp का एक्सप्रेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ HBr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2. HBr का प्रेशर कितना है, 10 माइनस 2P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर. और ये कितना होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁵. तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो जो P की वैल्यू है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻² बार. तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ HBr नाउ, 10 माइनस 2P. ठीक है, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.95 बार. और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 जो कि P के बराबर है. तो कितना है, 2.5 इंटू 10⁻² बार. ठीक है. तो कई जगह आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है वो Kp है, Kc है. तो गैसेस के लिए एक ट्रेंड है, गैसेस के लिए हम Kp ही नॉर्मली लिखते हैं अनलेस अनटिल आपको कहा गया हो कि ये Kc है. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको मान सकते हैं कि वो Kp ही होना चाहिए. 28 क्वेश्चन. डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज पर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा H कितना है, इसका पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया गया है. तो रिएक्शन इज CH4 गैसेस प्लस H2O गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस एंड 3H2 गैसेस. तो डेल्टा H पॉजिटिव है. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp. तो अब तो आप सोते सोते भी लिख लोगे, Kp का एक्सप्रेशन इतना इजी हो गया है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O. तो ये Kp का एक्सप्रेशन हो गया. सेकेंड, हाउ विल द वैल्यूज ऑफ Kp एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय. चलिए देखते हैं. ली-चैटले प्रिंसिपल का क्वेश्चन हो गया अभी. तो बी में हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. गिन लो नंबर ऑफ मोल्स. रिएक्टेंट साइड गैस के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं. प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 4 हैं. अब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, किसका प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो सिस्टम को, वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है. ठीक है, तो इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो जब प्रेशर हमने टोटल बढ़ा दिया सिस्टम का तो उसको कम करना है ना. तो जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स
कम होंगे, प्रेशर इंक्रीजेस। सो टू रिड्यूस दिस प्रेशर, reaction will go in that direction where number of moles of gaseous components are less। तो वहाँ जाएगा रिएक्शन जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, क्योंकि कम होंगे तो प्रेशर भी रिड्यूस होगा, इसलिए रिएक्शन गोज बैकवर्ड। बाकी प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हैं, इमेजिनरी कुछ वैल्यू ले लीजिए यहाँ प्रेशर की और केपी निकाल लीजिए और नए सिचुएशन पे उसका क्यू निकाल लीजिए। अब सेकंड पार्ट, अब देखिए उन्होंने टेम्परेचर की बात की है। अब टेम्परेचर और यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली हम टेम्परेचर की उतनी डिस्कशन नहीं करते, अब तक हम प्रेशर वॉल्यूम तक ही लिमिटेड थे, बट अब यहाँ पर टेम्परेचर भी दे दिया गया है। तो टेम्परेचर का डेल्टा एच के साथ क्या रिलेशन है, बता सकते हैं? देखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट देनी पड़ती है, मतलब आप हीट दोगे तो वो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा हीट दोगे तो ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कम हीट दोगे कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, आप ज़्यादा हीट सप्लाई कर रहे हो उसको, ठीक है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रिएक्शन गोज फॉरवर्ड सिंस डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रखना है एंडोथर्मिक आर हीट लविंग, और हीट दो और फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। कम हीट दो मतलब टेम्परेचर घटा दो तो वो नहीं जाएंगे फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड आ जाएंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब वो हीट रिलीज कर रहे हैं, उनको चाहिए ही नहीं। अब उसको जब हीट नहीं चाहिए और आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा ना फॉरवर्ड, बैकवर्ड आ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक को हीट नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितना आप उसकी हेल्प करोगे उसकी हीट निकालने में, उतना वो खुश रहता है। हीट निकालने का मतलब टेम्परेचर कम कर दो, तो टेम्परेचर कम कर दोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एक्सोथर्मिक बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का भी सिंपल है। थर्ड दिया है यूजिंग अ कैटलिस्ट। क्या करता है कैटलिस्ट, हमने पहले भी रिकैप में डिस्कस किया कि कैटलिस्ट किसी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट कैन ओनली स्पीड अप और स्लो डाउन द रिएक्शन स्पीड, but doesn't affect the position of equilibrium। मतलब इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे आएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका कैटलिस्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ हम देखें कि ये रिएक्शन का प्रोग्रेस है, इस पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम आना है, यहाँ से आपका रिएक्टेंट चलता है, ठीक है। नॉर्मली उसको लग जाते हैं 2 घंटे इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते, और इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो रुक जाएगा। कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, मतलब 2 घंटे का काम आप 10 मिनट में कर सकते हो। बट रुकना यही है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वही है। तो कैटलिस्ट कैन ओनली स्पीड अप अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और स्लो डाउन अगर वो नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर या पॉइजन है तो वो स्लो डाउन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ H2। ठीक है, अब रिएक्शन दिया गया है 2H2 गैसेस
प्लस CO गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद CH3OH गैसेस। अब एक्स्ट्रा रिएक्टेंट डालोगे तो क्या करेगा, उसको कंज्यूम करने की ट्राई करेगा ना। आपने ज़्यादा फालतू का बढ़ा दिया है यहाँ पर H2, तो उसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम कैसे करेगा, फॉरवर्ड जाके। तो फर्स्ट केस में फॉरवर्ड, तो रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो उनको कम करने के लिए वो आगे जाएगा। सेकंड, प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो उसको कंज्यूम करने के लिए वो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। CO, देखो CO निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो निकाल दिया है इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो किस रिएक्शन में CO फिर से बनेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड में, क्यों, फॉरवर्ड में तो और कम हो जाएगा। तो जो कम कर दिया है आपने उसको फिर से बनाओ, तो ये फिर से बैकवर्ड आएगा। रिमूवल ऑफ CH3OH, प्रोडक्ट निकाल दिया, फिर से बनाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करना है ना। CH3OH की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मेंटेन होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पे, वो जैसे कम हो गई तो वो फिर से बढ़ानी पड़ेगी, तो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30th, टेम्परेचर दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। तो पूरे चैप्टर में हार्डली 4 या 5 ही रिएक्शन है इक्विलिब्रियम को, जिनको हम घुमा फिरा के सॉल्व करते रहते हैं। तो इसका Kc दिया गया है 8.3 इंटू 10⁻³ और क्योंकि Kc है और यहाँ पर 2 कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है, तो इसके यूनिट होंगे मोल पर लीटर। और डेल्टा H भी दिया गया है, देखिए द डेल्टा H इज पॉजिटिव 124 किलो जूल पर मोल। Kc का एक्सप्रेशन तो अब तो आप लिख ही सकते हैं, Kc का एक्सप्रेशन इज concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5. Second part, what is the value of Kc for the reverse reaction at the same temperature? देखिए रिएक्शन अगर आप रिवर्स कर दोगे, that is for reverse reaction PCl3 plus Cl2 gives you PCl5। तो अब जो Kc डैश है वो क्या होगा, Kc का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल की वैल्यू कितनी होगी, Kc डैश विल बी 1.2 इंटू 10⁻²। थर्ड, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन of Kc, what would be the effect on Kc if more PCl5 is added? अब देखिए मेन रिएक्शन में अगर आप PCl5 ज़्यादा डालोगे तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड टू कंज्यूम द एडिड PCl5, जो एक्स्ट्रा PCl5 डाला उसको कंज्यूम करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। बट equilibrium is attained after some time। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी जिसको लीच-एडले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करके वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सो Kc इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि Kc चेंज होता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है प्रेशर इज इंक्रीज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो इफेक्ट। Kc क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट का ही हो गया। सेकेंड पार्ट का, तो एज प्रेशर इंक्रीजेज, ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन को कहाँ आना पड़ेगा, बैकवर्ड। ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। बट Kc इज नॉट चेंज्ड, हाँ डिस्टर्बेंस होगी पर उसको रीएस्टेब्लिश कर लेगा। थर्ड केस में टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे होता क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज तो होता है, पर चेंज
कैसे होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चेंज को गवर्न करता है। यहाँ पे पढ़ा है हमने वो फॉर्मूला रिकैप में। देखिए, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगा, तो के क्या होगा, बढ़ेगा। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के कम होगा। अब इसको कौन सी इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं? हमारे पास इक्वेशन है नेचुरल लॉग के पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाय आर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखिए, जब डेल्टा एच एंडोथर्मिक है, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, तो ये वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। या आप इसका ग्राफ अगर देखें कि लॉग के पी का 1/t के साथ, तो स्लोप जो आएगी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर होगी। तो डेल्टा एच जब पॉजिटिव है तो स्लोप तो नेगेटिव होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे रिएक्शन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी ना। ऐसा मत सोचना टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आगे जा रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1/t तो कम हो रहा है, तो हम इधर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो लॉग के पी की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, मतलब के बढ़ रहा है, ठीक है। तो इवेंट ऑफ इक्वेशन जहाँ से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिकैप में हमने ये सारा फॉर्मूला किया हुआ है, एक्सप्लेन। 31 क्वेश्चन, डाई हाइड्रोजन गैस यूज द हेबर प्रोसेस। तो सीधी प्रोसेस लिखते हैं, जो रिएक्शन दिया गया ये हेबर प्रोसेस नहीं है। तो हेबर प्रोसेस में जो H2 यूज की जाती है वो कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इस रिएक्शन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये जो H2 बना है दिस विल बी यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ 2 स्टेज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ CO and H2. इन द सेकेंड स्टेज CO फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेज इज रिएक्टेड। तो मतलब देखिए क्या करना है, हमें फाइनली H2 बनानी है हेबर प्रोसेस के लिए, उसके लिए ये रिएक्शन करना है, उसके लिए आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक 2 स्टेज रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ CO एंड H2 करते हैं। नेक्स्ट में जो CO बनी रहती है उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करके वाटर शिफ्ट रिएक्शन में फिर से H2 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि रिएक्शन यहाँ दिया गया है। तो थ्योरी में हमें ज़्यादा घुसना नहीं है, यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको थ्योरी में क्या दिया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा पे फोकस करना है। डेटा कहाँ है, इफ अ रिएक्शन वेसल एट 400 डिग्री सेल्सियस नाउ द टेम्परेचर इज गिवन, इज चार्ज्ड विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम सच दैट, इक्विमोलर मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम का, तो जितने मोल इसके हैं उतने मोल यहाँ वाटर के भी हैं, स्टीम के। तो दोनों का प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मोल सेम है, वेसल का साइज सेम है, सब कुछ इनके लिए सेम होगा। तो व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं कि इक्विमोलर मिक्सचर दे दिया इन्होंने, स्टार्टिंग कर दी इसकी। तो एट T=0 पे इसका प्रेशर कितना है, 4 बार है, इसका प्रेशर भी 4 बार है, ये दोनों 0 ही होंगे।
एट इक्विलिब्रियम पे 4 माइनस पी बार कर लेते हैं। 4 माइनस पी, यहाँ पर एक मोल बन रहा है तो ये पी और पी होंगे। और जो के पी का एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस पी का स्क्वेयर, ये आ जाएगा 10.1। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करने पे P विल बी 3.04 और P क्या है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सिंपल कैलकुलेट हो गया। मतलब ये जो सारी कहानी इन्होंने दी थी जस्ट आपको कंफ्यूज करने की दी थी, ठीक है। तो एक बार जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन हो, काफ़ी लेंथी उसकी स्टेटमेंट हो, एक बार स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग की 4 लाइंस आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप उसी में फंसे हुए हैं, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग की लाइंस जस्ट एक बैकग्राउंड, एक कहानी की तरह दी जाती हैं जिसका कोई खास रोल नहीं होता उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो आप जस्ट टाइम वेस्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इस थ्योरी में फंसे रहें। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या दिया है और किस पार्ट को पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। फिर अगर ज़रूरत लगती है कि नहीं फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर Cl2 गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद 2Cl गैसेस और Kc दिया है 5 × 10⁻⁻39। इतनी कम वैल्यू अगर K की है, इसका मतलब रिएक्शन मुश्किल से शुरू हुआ है, जस्ट शुरू हुआ और इक्विलिब्रियम आ गया। तो हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर इट इज़ मच 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 ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स। तो दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं है। क्या है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। सेकंड, तो यहाँ पर Kc इज 3.7 × 10⁸ अब Kc बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है दैट इज़ मच ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर भी दोनों एप्रिशिएबल तो नहीं है ना, एक बहुत ज़्यादा और एक बहुत कम है। तो एप्रिशिएबल का मतलब हुआ कि दोनों कुछ रीजनेबल अमाउंट में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ही ज़्यादा है और दूसरा बहुत ही कम है। थर्ड केस में जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे दैट इज़ नॉर्मल, बहुत हाई भी नहीं है बहुत लो भी नहीं है। तो यहाँ हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज कंपेरेबल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो Kc की वैल्यू एक रीजनेबल वैल्यू है, बहुत हाई नहीं है बहुत लो नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 40-50 50-40 कुछ ऐसा रेशो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 3O2 gaseous in equilibrium with 2O3 gases. Kc is 2.0 × 10⁻⁻50। मतलब क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है। इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एयर एट दिस टेम्परेचर इज 1.6 × 10⁻²। तो देखिए एट इक्विलिब्रियम O2 की कंसंट्रेशन बोल रहा है कि कितनी है, 1.6 × 10⁻² है। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी वही तो अननोन है, वही तो पूछा गया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ O3, एक्स मोलर ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो कंसंट्रेशन दी है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, तो कंसंट्रेशन है तो ये मोलर है। तो Kc का जो एक्सप्रेशन है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन स्क्वायर divided by concentration of O2 cube, that is x square divided by 1.6 × 10⁻² का क्यूब। और एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए दो कंसंट्रेशन टर्म्स ऊपर है, पावर नीचे 3 है, तो हो जाएगा
पर मोल लीटर। तो सॉल्व करने पे यहाँ पर Kc तो हमें ऑलरेडी दिया है इतना, तो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो यहाँ से जो x है, ठीक है, x इज इक्वल टू जो कि कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है, दैट विल बी 2.86 इंटू 10⁻⁻28 मोलर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ 34th, द रिएक्शन CO gaseous plus 3H2 gaseous is in equilibrium with CH4 gaseous plus H2O gaseous। इक्विलिब्रियम पे है एट टेम्परेचर ऑफ 1300 केल्विन। वॉल्यूम दिया गया है आपको 1 लीटर फ्लास्क का, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम पे है मिक्सचर। इट ऑल्सो कंटेन्स 0.3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.1 मोल ऑफ H2 and 0.02 मोल ऑफ H2O एंड एन अननोन अमाउंट ऑफ CH4। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम, तो एट इक्विलिब्रियम CO कितना है हमारे पास 0.3 मोल, 0.10 मोल H2, CH4 अननोन है X ले लेते हैं, और H2 है 0.02 मोल। वॉल्यूम 1 है, तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं वही हमारी कंसंट्रेशन भी है। तो यहाँ पर जो Kc है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर 3.9, तो Kc दिया गया आपको 3.9, जो कितना हो जाएगा x इंटू 0.02 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 0.10। तो सॉल्व करने पे डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5.85 इंटू 10⁻⁻² मोलर, क्योंकि वॉल्यूम 1 है तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही हमारे पास कंसंट्रेशन है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे द डिस्कशन ऑन और द सॉल्यूशन ऑफ 35th प्रॉब्लम, एंड वहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो फर्स्ट उसका एक रिकैप वीडियो हम देखेंगे कंसेप्ट्स का। तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक टिपिकल और एक बहुत अच्छा चैप्टर है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, 2-3 फार्मूलाज के ऊपर सब पूरा चैप्टर बेस्ड है। पर आयनिक में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फार्मूलाज यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, बट कॉन्सेप्ट सारे इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आयनिक की एक्सरसाइज का लेक्चर आप देखने से पहले अच्छे से एनसीईआरटी की सारी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, लिख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर अगर आप सॉल्व प्रॉब्लम्स या उनके सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी आएगी सब्जेक्ट की। ओके, थैंक यू।